अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। ठीक जी, तो स्टार्ट करें हम। चलें, ठीक है। तो कल हमने कुछ बात की थी डोजेज फॉर्म्स की और ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स की। ठीक जी। तो आज हम ओरल सॉल्यूशंस के लिए हम देखेंगे सॉल्यूशंस का कुछ ब्रेकडाउन, और देन हम मूव कर जाएंगे ओरल सॉल्यूशंस और ओरल सॉल्यूशंस की कुछ टाइप्स पर। ठीक है, तो सॉल्यूशंस स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिकल केमिकल, we say that solution is a mixture of two or more substances. एक या एक से ज्यादा substances का जो मिक्सचर है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, या इसको मजीद सिंपली हम यूं कह सकते हैं कि सॉल्यूशन is when a substance is mixed in another substance, एक सब्सटेंस जो किसी और सब्सटेंस में मिक्स कर दिया जाए। ठीक है, ये जब अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मिक्सचर बनता है तो हम इसे होमोजेनस सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स बनते हैं तो हम इसे हेटेरोजेनस सॉल्यूशंस कहते हैं। वो सब्सटेंस जिसने मिक्स होना होता है दूसरे सब्सटेंस में, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं सोल्यूट, और वो सब्सटेंस जिसमें कि किसी और सब्सटेंस में मिक्स होना होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है जी। तो इस तरह से दो सब्सटेंसेस के का जो मिक्सचर है वो बनाता है सॉल्यूशन, या सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनाता है सॉल्यूशन। सोल्यूट वो सब्सटेंस है जिसमें मिक्स होना होता है किसी दूसरे सब्सटेंस में, और वो सब्सटेंस जिसमें किसी और सब्सटेंस में मिक्स होना होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। ये सोल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस भी हो सकते हैं और सॉल्वेंट सॉलिड लिक्विड गैस भी हो सकते हैं व्हेन वी आर स्पीकिंग फार्माकोकेमिकली। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल पॉसिबल फॉर्म्स बनती हैं सॉल्यूशंस की वो बनती हैं 9। ठीक है, फिजिको केमिकली 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। सॉलिड इनटू सॉलिड, सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू गैस, 3 हो गई। इसी तरह से लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू गैस, 3 ये हो गए। इसी तरह से 3 जब गैस जो है वो सॉल्यूट हो और तीनों में से एक एक जो है सॉल्वेंट हो, तो टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो है पॉसिबल है फिजिकल केमिकली। अब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकली। ठीक जी, यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल। ये बात हमने यहाँ पर की थी फिजिकल केमिकल। अब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकली भी सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर है 2 और मोर सब्सटेंसेस का। ठीक है, या जहाँ पर कि एक सब्सटेंस डिसॉल्व हो किसी दूसरे सब्सटेंसेस में, और ज्यादातर केसेस में ये लिक्विड प्रिपरेशंस हो। लिक्विड प्रिपरेशंस जैसे यहाँ पर हमने बात की थी कि 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल होती हैं। तो अगर 3 जगह पे सॉलिड आ जाए सॉल्वेंट, 3 किस्म के सॉल्यूट के लिए 3 जगह पे सॉलिड आ जाए एज अ सॉल्वेंट, तो हमारे पास सॉलिड प्रिपरेशन बन जाएगी सॉल्यूशंस।
लेकिन जब हम फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो वी मीन in majority of the cases the solutions are the liquid preparations. ठीक है, लिक्विड प्रिपरेशंस। इट मीन्स कि सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड होगा और सोल्यूट अब हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और कुछ केसेस में ये हमारे पास जो है वो हो सकता है गैस। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये कि हमारे पास ये लिक्विड प्रिपरेशन है, और लिक्विड प्रिपरेशन इस तरह की कि इसमें या तो एक लिक्विड होगा या एक से ज्यादा जो है वो लिक्विड्स होंगे मौजूद, ऐसे जो कि आपस में म्यूचुअली मिसिबल हों। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सोल्यूट है, ये सोल्यूट मेडिसिनल एजेंट भी हो सकता है और नॉन मेडिसिनल एजेंट्स भी हो सकते हैं, और मल्टीपल सोल्यूट्स भी हो सकते हैं इन अ गिवन सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो ये बात फार्मास्यूटिकली हमने ये की कि फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस लिक्विड प्रिपरेशंस हैं जिसमें एक सब्सटेंस डिसॉल्व है दूसरे सब्सटेंस में। सॉल्वेंट हमारे पास क्योंकि लिक्विड प्रिपरेशन से मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये लिक्विड हमारे पास रहेगा। अच्छा जी, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये हमारे पास लिक्विड रहेगा। इसके साथ साथ जो सोल्यूट है वो मेडिसिनल एजेंट भी हो सकता है और नॉन मेडिसिनल एजेंट्स भी हो सकते हैं, और एक से ज्यादा एजेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो अब जब हम इसके बाद वाले यूनिट में जाएंगे या इसके बाद वाले टॉपिक में जब हम जाएंगे जहां पर हम बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखेंगे, तो वो सारी सॉल्यूशंस जो बनती हैं वो इन तीन चीजों के ऊपर उनकी जाके टाइप्स बनती है कि उसकी कंपोजिशन किस तरह की। यानी कि ये जो हमने बात की है सोल्यूट की और सोलवेंट की, उसमें से सोल्यूट किस तरह का है और सोलवेंट किस तरह का है, इस सोल्यूट को और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स किस तरह से किया गया है, ये उसका हो गया मेथड। और अब ये जो सॉल्यूशन बनी इसको यूज किस पर्पस के लिए किया जाएगा, इन तीन चीजों की बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स बनती है सॉल्यूशंस की। तो जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे तो वहाँ हमने ये बात याद रखनी है कि सॉल्यूशन को हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन तीन बेसिस के ऊपर कि उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंपोजिशन क्या है, किस मेथड से सॉल्यूशन बनाई गई है, और उसका यूज किस इंडिकेशन में या किस पर्पस के लिए होना है। इन तीन चीजों की बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा जी, ओके। तो अब जब हमने ये बात की कि एक सब्सटेंस में डिसॉल्व होना होता है एक दूसरे सब्सटेंस में, तो ये उसका जो डिसॉल्व होना होता है ये डिपेंड करता है कि सोल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स होना या उसमें डिसॉल्व होने की कैपेसिटी उसमें कितनी मौजूद है सोल्यूट में। ठीक है, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में कंपेटिबिलिटी कितनी है सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसे हम कहते हैं सोल्युबिलिटी। तो सॉल्यूशन बनने का जो मैकेनिज्म है, जो फॉर्मेशन है, वो डिपेंड करती है सोल्युबिलिटी पे, किसी सोल्यूट की सोल्युबिलिटी कितनी है सॉल्वेंट में, और इसके साथ साथ सॉल्वेंट के अपने फीचर जो है वो किस तरह के हैं उस पर ये डिपेंड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास दो चीजें मजीद इंपॉर्टेंट निकल के आ गई, एक सोल्युबिलिटी सोल्यूट की और दूसरा फीचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी। तो इसलिए अब हम पहले हम देखते हैं सोल्युबिलिटी। अच्छा जी, सोल्युबिलिटी किस तरह से होती है कि हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं केमिकल कंपाउंड्स के, उनके ऊपर अमूमन जो है वो केमिकल चार्जेस मौजूद होते हैं, इधर इज डाइपोल चार्जेस और आयोनिक फोर्सेस। ये फोर्सेस जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस के एक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो जनरेट करती हैं या रिपल्सिव फोर्सेस बनाती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होके रहते हैं,
और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान अगर फोर्सेस विपजन की हो जाएं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स नहीं हो पाते, एक साथ जो वो कंपेटिबल नहीं होता, स्टिक करना होता। ठीक है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये प्रमोट करती हैं इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें से 3 एग्जाम्पल्स जो हमारे पास इंटरेक्टिव फोर्सेस की हैं वो डाइपोल डाइपोल या जिनका दूसरा नाम है वेन डर वाल्स फोर्सेस। डाइपोल यानी कि दो पोल जिन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का। ठीक है, जब अगर कोई आयन है और आयन का इंटरेक्शन डाइपोल के साथ है तो वो डाइपोल आयन फोर्सेस है। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि वीक बॉन्डिंग है लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज्यादातर वाटर में जो सॉल्यूशंस बन रही होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बन रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स में ये जो डॉटेड लाइंस हैं, इन डॉटेड लाइंस के पास कैपेसिटी होती है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स के साथ ये आपस में जो है वो वीक बॉन्डिंग कर देते हैं, जिनको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर जगह पे। ठीक है जी, तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन होता है वाटर। अब एक हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं सॉलिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान। एक अट्रैक्टिव फोर्सेस है हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिसकी वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ एक जगह पे मौजूद हैं और सॉलिड मॉलिक्यूल्स एक जगह पर मौजूद हैं। अब ये सॉल्यूशन उस वक्त बनेगी जब सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को ओवरकम कर जाएगा सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक जी, जैसे यहाँ पर ये सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है डाइपोल फोर्सेस के तहत। सॉल्वेंट उस वक्त बनेगी जब सोल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्शन ओवरकम कर जाएगी सोल्यूट सोल्यूट को और सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्सेस को। ठीक है जी, क्लियर है ये बात कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी। जी अलबीना, जी भाई ये बात क्लियर है, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है, क्लियर है। क्लियर है। जी आगे चलते हैं। अब सोल्यूबिलिटी को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। एक तो हमने यहाँ ये देख लिया कि सॉल्यूशन उस वक्त बनेगी जब सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस को ओवरकम कर जाएगी सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। इसी तरह से सोल्यूबिलिटी को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि सोल्यूबिलिटी ऑफ एन एजेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। जब हम सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे किसी सोल्यूट की तो उसके साथ हम उसके पर्टिकुलर सॉल्वेंट को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किसी गिवन सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी किस सॉल्वेंट में उसकी बात की जा रही है। तो solubility of an agent in a particular solvent indicates the maximum concentration to which a solution may be prepared with that agent and that solvent. मैक्सिमम कंसंट्रेशन से हमारा मतलब ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं, जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं सॉल्वेंट के, ठीक है जी, ये हमारे पास रेड कलर के सॉल्वेंट के, ये कितने ऑक्यूपाई किए जा चुके हैं विद मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोल्यूट। राइट, जैसे यहाँ पर इस साइड पे हम ये कह सकते हैं कि ये अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है क्योंकि हमारे पास, अच्छा सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट है हमारे पास येलो, ठीक, सॉल्वेंट हमारे पास येलो मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी मॉलिक्यूल्स जो है वो अनऑक्यूपाइड है सॉल्वेंट के, राइट। लेकिन यहाँ पर तकरीबन तमाम ही मॉलिक्यूल्स जो है हमने ऑक्यूपाई हो चुके हैं सोल्यूट के मॉलिक्यूल से, इसलिए हम इसको कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगी जहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल कंसंट्रेशन बन चुकी हो सॉल्यूशन की, प्रोवाइडेड विद अ स्पेसिफिक solute and a given solvent।
ठीक है जी, समझ गए ये बात। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसे कहेंगे, लोग ऑनलाइन क्लासेस में भी देर से आते हैं भाई। वाह भाई वाह। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसे कहेंगे जहां पर मैक्सिमम पॉसिबल कंसंट्रेशन बन चुकी हो सॉल्यूशन, राइट। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जहां पर के सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फुली ऑक्यूपाइड नहीं होंगे सॉलिड मॉलिक्यूल्स से, अभी उनमें कैपेसिटी जो है वो फर्दर मौजूद होगी। अच्छा जी, अब ये जब हम यहाँ पे जो हमने बात की कि सोल्युबिलिटी को जब हमने डिफाइन करना चाहा तो हमने कहा कि सोल्युबिलिटी किसी गिवन एजेंट की किसी गिवन सॉल्वेंट के साथ, ये हमने लाजमी उसके साथ मेंशन करना होता है। क्यों मेंशन करना होता है कि हमारे पास यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर 140 मिलीग्राम डिजोल्व होता है 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन एट 25 सेल्सियस। मैक्सिमम जो सॉल्यूशन बनाता है, सेचुरेटेड की बात की हमने, यहाँ देख लें कि हमने सेचुरेटेड की बात की है। तो सेचुरेटेड का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन होगी 25 सेल्सियस पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वाटर के साथ, तो 140 मिलीग्राम इज द मैक्सिमम कंटेंट जो कि 100 ml की सॉल्यूशन बना सकता है। यहाँ पर ये सेचुरेट हो जाएगा, सॉल्यूशन सेचुरेट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें पोटेशियम आयोडाइड की, पोटेशियम आयोडाइड की सेचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो वहाँ पर 100 ml सॉल्यूशन वाटर में 100 ग्राम सोल्यूट बनता है, 100 ग्राम सोल्यूट जा सकता है वाटर में। इसीलिए जब हम सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो हम सोल्यूट भी मेंशन करते हैं और सॉल्वेंट भी मेंशन करते हैं। तो अगर हम इन दो फिगर्स को कंपेयर करें, दो फिगर्स को, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 140 मिलीग्राम, इट हार्डली मेक्स 1 ग्राम, 1 ग्राम भी नहीं बनता। और जबकि ये 100 ग्राम का सोल्यूट है जो कि 100 ml की सॉल्यूशन हमें बना के दे रहा है, 100 ग्राम पे जाके ये सेचुरेट हो रहा है, जबकि ये सिर्फ 140 मिलीग्राम पे सेचुरेट हो रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह की नेचर है सोल्यूट्स की और सॉल्वेंट्स की, और उनके दरमियान किस तरह का इंटरेक्शन जो है एग्जिस्ट करता है, राइट। तो कौन से वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके तहत हम सोल्यूबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसकी इतनी कम सोल्यूबिलिटी है तो सिर्फ 140 मिलीग्राम पे इसकी सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाती है। तो अगर हम इसको इम्प्रूव करना चाहें तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इसको इम्पेक्ट करते हैं? जी भाई कुछ बताइए। कोई फैक्टर्स बताइए। जफर खान, जफर खान गिलास में बैठे हो या मोबाइल चला के दुकान चला रहे हो? चलिए कोई और बता दे, कोई वॉलंटरीली कोई बता सकता है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें जो है बेसिक हमारे पास जो है हम पार्टिकल साइज को रिडक्शन कर सकते हैं ओके, और यूज ऑफ सरफेक्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है अगर फैक्टर देखा जाए तो टेम्परेचर से पोलैरिटी और मॉलिक्यूलर साइज को कम करके। ठीक है, तो पार्टिकल साइज से किस तरह से सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है? पार्टिकल साइज से सर पार्टिकल साइज अभी जैसे हम वाटर के अंदर जैसे हम शरबत बनाते हैं तो अगर हम उसके अंदर जो है चीनी की क्वांटिटी जो है
अगर वाटर भी जो ज़्यादा लेंगे, वाटर की क्वांटिटी जो है कम ले तो डिजोल्व ज़्यादा होगी, तो इस तरह की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, नहीं पार्टिकल साइज आपने कहा था ना, पार्टिकल साइज के क्वांटिटी से कैसे? चलें ठीक है, थैंक यू, मैं आपको बताता हूँ, आगे मैं बताता हूँ। राइट जी, तो इसमें टेम्परेचर, प्रेशर है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन है। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इसलिए कि जो मेडिसिनल कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं वो ज़्यादातर वीक बेसिस होती हैं या वीक एसिड्स होते हैं, तो उनको अकॉर्डिंगली मीडियम चाहिए होता है सॉल्यूशन बनाने के लिए। वीक बेसिस जो है उनकी सॉल्यूशन वीक एसिड्स में एसिडिक पीएच पे, वीक एसिडिक पीएच पे अच्छी सॉल्यूशन बनेगी, एसिडिक पीएच उनको चाहिए होगी। और जो वीक एसिड्स हमारे पास मेडिसिनल कंपाउंड्स होंगे उनको सॉल्यूशन बनाने के लिए, अच्छी सॉल्यूशन बनाने के लिए बेसिक पीएच चाहिए होगी सॉल्यूशन की। ठीक है जी। टेम्परेचर जो है वो मॉलिक्यूल्स, जैसा कि हमने बात की है कि इंटरेक्शन है सॉल्वेंट का और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का, या जो अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती है वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की बुनियाद पे करते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। एनर्जी लेवल बढ़ने से उनका जो इंटरेक्शन है या इंटरेक्टिव फोर्सेस है वो भी इंक्रीज हो जाती है। राइट जी। इसी तरह से प्रेशर, देन पीएच की हमने बात कर ली। पार्टिकल साइज का असल जो है वो रीजन ये है कि पार्टिकल साइज कम होने से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से उसका जो इंटरेक्शन है सॉल्वेंट के साथ वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल ये हो, ठीक है जी, और इसके डायमेंशन यहाँ भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये टोटल हमारे पास सरफेस एरिया हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। राइट, 4 सेंटीमीटर वो एरिया होगा जिसके साथ सॉल्वेंट जो है वो इंटरेक्ट कर सकेगा। राइट, और डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब अगर इसी को हम जो है वो 4 पीसेस में डिवाइड करते हैं, इसी को अगर हम 4 पीसेस में डिवाइड करते हैं, 4 पीसेस में डिवाइड करते हैं, तो ये 0.5 यहाँ से हो गया, ठीक जी, 0.5 यहाँ से हो गया, 0.5 यहाँ से हो गया, 0.5 यहाँ से हो गया। इट मीन्स कि एक जो हिस्सा है वो चला गया 2 सेंटीमीटर पे, और 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, टोटल हो गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। तो वही उतना ही मटेरियल है, पार्टिकल साइज रिड्यूस होने से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा सरफेस सॉल्यूट की अवेलेबल हो गई सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। देन एजिटेशन स्ट्रेंथ, जिस स्ट्रेंथ के साथ सॉल्यूशन को हम बना रहे हैं, आपस में मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, उस एजिटेशन की स्ट्रेंथ पे, उस एजिटेशन की फोर्स पे, उसको कितना टाइम उस एजिटेशन पे लगाया जा रहा है, इस पर वो डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी उससे इम्प्रूव हो सकती है। जो गिवन एनवायरमेंटल हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो सोल्युबिलिटी किसी गिवन सॉल्यूट की इन अ गिवन सॉल्वेंट कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। कहाँ पे चीजें चेंज होंगी? पीएच की वजह से चेंज होगी, पार्टिकल साइज की वजह से चेंज होगी, और एजिटेशन स्ट्रेंथ की वजह से चेंज होगी। टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो सोल्युबिलिटी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा जी, तो अब रिलेटिव टर्म्स हमारे पास क्या है सोल्युबिलिटी को बताने के लिए? यहाँ तक जो हमने सोल्युबिलिटी की बात समझी है, यहाँ तक उसके बाद हम सोल्युबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी टर्म्स जो है वो यूज कर सकते हैं।
ये वाली जो हमारे पास टेबल है, ये वाली ये रिलेट करती है हमारे पास इस वाले पॉइंट से पीएच वाले के लिए। ठीक है जी। तो अगर हम सॉल्यूशन की पीएच अगर हम चेंज नहीं कर सकते तो हम सोल्यूट का साल्ट बना देते हैं। सोल्यूट के साथ एक और साल्ट लगा देते हैं, सोडियम लगा देते हैं, पोटेशियम लगा देते हैं, क्लोराइड लगा देते हैं, ब्रोमाइड लगा देते हैं, कोई भी साल्ट लगा देते हैं। यानी कि अगर हमारे पास, हम ये कहते हैं, हमने पीएच में ये बात की थी कि जो वीक बेसिस होती हैं उनको सॉल्यूशन बनाने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए होती है, और जो वीक एसिड्स होते हैं उनको सॉल्यूशन बनाने के लिए वीक बेसिस चाहिए होती है। अगर हम सॉल्यूशन का पीएच जो है वो उसको एसिडिक ना कर सकें या उसको बेसिक पे ना लेके जा सकें, तो अल्टरनेटिवली हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास हमारा ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो वीक बेस है तो उसके साथ हम एक एसिडिक साल्ट अटैच करते हैं, जिससे हमारी वो जो पीएच की रिक्वायरमेंट है, वो जो नीड है, वो कंप्लीट हो जाएगी। राइट, ये उससे सर जी एक क्वेश्चन पूछना था कि सर जब हम इंडस्ट्री के अंदर सिरप बनाते हैं तो जब नीचे से लेकर आते हैं तो पीएच जो है 7 होती है, और अगर दूसरे दिन चेक करें तो पीएच 5 हो जाती है, तो ये डिक्रीज क्यों होती है? ये डिक्रीज इस वजह से हो रही है कि कुछ ना कुछ इंटरेक्शन उस सिरप के अंदर जो है वो चल रहा है, माइक्रोबियल इंटरेक्शन चल रहा है, माइक्रोबियल ग्रोथ चल रही है, या जो प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन इनिशिएट किया गया है उसके नतीजे में उसका सॉल्यूशन का जो एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हो रहा है। यही वजह है कि उसके अंदर जो है वो बफर ऐड किए जाते हैं ताकि वो पीएच की रेंज जो है वो वेरी ना कर सके। एक सॉल्यूशन किसी खास टेम्परेचर पे जाके बनाई गई होती है, उस टेम्परेचर पे उसका एनवायरनमेंट अलग होता है, उस टेम्परेचर से वो हट गई, स्टोरेज पे चली गई, उसका एनवायरनमेंट अलग हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उसकी पीएच चेंज हो सकती है। कंपाउंड्स आपस में सेटल डाउन हो गए, जैसे सोल्यूट है, सोल्यूट अगर प्रॉपर्ली मिक्स हुआ है उसको स्टोरेज पे चला गया, स्टोरेज पे जाने के बाद सोल्यूट सेटल डाउन होना शुरू हुआ, सोल्यूट और सोलवेंट का आपस का जो इंटरेक्शन था वो चेंज हो गया, कहीं पर आयंस जो है वो फ्री हो गए सोलवेंट के, या तो वो बेसिक की तरफ चला जाएगा या एसिडिक की तरफ चला जाएगा। तो ये उसके स्टोरेज रिलेटेड इश्यूज जो है वो होते हैं सिरप से। तो रिलेटिव टर्म्स ऑफ सोल्युबिलिटी को हम इस तरह से देखते हैं कि एक पार्ट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए हमें कितने पार्ट्स चाहिए होंगे सोलवेंट के। सोल्यूट के एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए कितने पार्ट्स चाहिए होंगे हमें सोलवेंट के। अगर एक पार्ट सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए हमें लेस देन 1 पार्ट चाहिए सोलवेंट का, तो इसकी टर्म है हमारे पास वेरी सोल्यूबल, यानी कि वो सब्सटेंस उस गिवन सोलवेंट में कहलाएगा वेरी सोल्यूबल। राइट जी। इसी तरह से अगर 1 से 10 होगा तो वेरी सोल्यूबल, 10 to 30 होगा तो हम कहेंगे सोल्यूबल है, 30 to 100 पार्ट्स चाहिए होंगे सिर्फ एक पार्ट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए, तो ये स्पेरिंगली सोल्यूबल चला जाएगा। और जहाँ पर सिर्फ एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होगी सोल्यूट की, वहाँ वेरी स्लाइटली सोल्यूबल या प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल की टर्म्स जो है वो यूज की जाती है। ठीक है। अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स देख लें जैसे कि एट्रोपिन, तो एट्रोपिन जो है वो उसको वाटर सोल्यूबिलिटी के लिए एक एट्रोपिन के एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए वाटर के 455 पार्ट्स चाहिए। राइट जी। तो ये कहाँ पे जाएगा, ये स्लाइटली सोल्यूबल में जाएगा, स्लाइटली सोल्यूबल। लेकिन जब हम एट्रोपिन के साथ सल्फेट लगा देते हैं, एट्रोपिन सल्फेट बना देते हैं, तो एट्रोपिन सल्फेट के एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए हाफ पार्ट चाहिए होता है वाटर, यानी कि 1 पार्ट अगर वाटर का होगा तो वो 2 पार्ट्स एट्रोपिन सल्फेट को जो डिसॉल्व कर देगा। तो यहाँ पर हमें ये एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एट्रोपिन जो कि स्लाइटली सोल्यूबल था उसका सल्फेट साल्ट बनाने से वो वेरी सोल्यूबल हो गया।
यहाँ पे आ गया। इसी तरह से कोडिन के एक पार्ट के लिए 120 पार्ट्स चाहिए वाटर के लिए, लेकिन कोडिन सल्फेट के लिए 30 पार्ट्स चाहिए। तो ये भी कंपैरेटिवली 4 टाइम्स रिडक्शन हो गई इसमें साल्ट डालने की। ठीक है जी, बाकी ये सारी एग्जाम्पल उसी तरह से हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अच्छा ये तो इस सेशन में हमारे पास लेस देन अ मिनट रह गया है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बताएं, वरना हम फिर ये कि दूसरा जो है वो सेशन स्टार्ट करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सेशन हमारा एंड होने वाला है।